बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। माह रमज़ान के अयाम चल रहे हैं और वाटरमेलन जिसे तरबूजा कहते हैं उसका बहुत कंजप्शन रहता है इस महीने के अंदर। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब एक डॉक्टर की जानिब से एक पोस्ट सोशल मीडिया पर की गई और उसके बाद एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, लोग डर भी रहे हैं कि क्या हमें वाटरमेलन खाना चाहिए, कहीं इसमें कोई इंजेक्शन तो नहीं है, कोई केमिकल इंजेक्ट तो नहीं किया गया, कहीं ये कैंसर की कोई वजह तो नहीं बन सकती है। ये डिबेट अभी भी जारी है। लेकिन आज महकमा ड्रग की जानिब से एक मशक की गई है, कुछ सैंपल्स लिए गए, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। पहुंचाएंगे आप तक ये खबर डिटेल, लेकिन उससे पहले बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर था और 2 दिन का दौरा कंक्लूड होने के बाद राजीव कुमार ने जो कल जम्मू के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा और असेंबली इंतखाबात क्या एक साथ हो सकते हैं, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बॉडी लैंग्वेज थी और जो उनके अल्फाज थे, मुबसरीन उससे क्या कुछ खंगालते हैं, क्या कुछ निकालते हैं, ये आज स्पेशल रिपोर्ट में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आम अल्फाज में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह कहा कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। कुछ पार्टीज की जानिब से तजवीज भी आई है कि एक साथ कराए जाए, लेकिन उस जिम्न में हम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ भी बात कर रहे हैं, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा। लेकिन कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ये इंतखाबात एक साथ नहीं कर सकते, बल्कि इतना जरूर ये ऑप्शन छोड़ा है कि एक साथ कराने के लिए हतमी फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी ये फैसला कब होगा, लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सनम एजाज हमारे सीनियर न्यूज एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सनम, जानना चाहेंगे, आपने भी राजीव कुमार की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, 2 रोज़ा दौरा था, मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ उनकी मीटिंग थी, सभी सियासत जमातों ने तकरीबन यही बात दोहराई कि यहाँ पर इलेक्शन एक साथ कराए जाएं। तो क्या कुछ मुबसरीन का कहना है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का और इस 2 रोज़ा दौरे का आउटकम क्या था? क्या लग रहा है कि जिस चीज के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम चाहते हैं कि इलेक्शन एक साथ होने चाहिए, तो क्या उस पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है या कि फिर अभी भी इंतजार होगा? देखिए, अगर हिलाल इंतज़ार की बात करें तो इंतज़ार काफ़ी लंबा हो गया है और अब इस इंतज़ार में उम्मीद किरण ठीक उस वक्त नज़र आना शुरू हुई जब एक ही महीने में 2 बार वज़ीर-ए-आज़म एक रियासत में आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म जम्मू आते हैं, वज़ीर-ए-आज़म उसके फ़ौरन बाद 10 दिनों के बाद ही कश्मीर भी आते हैं। तो साफ जाहिर है एक रियासत में एक वज़ीर-ए-आज़म आना, और वो भी एक महीने में एक लगभग 10 से 15 दिनों के बीच में 2 बार, ये सबसे बड़ा सवाल था और ये अंदिया दे रहा था कि कुछ बड़ी हलचल है, कुछ बड़ा होना है। तो चूंकि जम्मू कश्मीर में अपने अपने तरीके से लोग ले रहे हैं, चूंकि इंतखाबात उसके साथ बहुत कुछ जोड़ के देखा जा रहा है, वज़ीर-ए-आज़म के दौरे को भी कई लोगों के साथ अपने अपने नुक्ता निगाह के साथ देख के जोड़ा जा रहा था। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इंतखाबात हैं और इंतखाबात में वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे के वापसी पर जो कुछ भी वहाँ से इनपुट्स मिल रहे हैं, उनको मिलने के बाद नतीजा यही अखज़ किया जा सकता है कि पॉजिटिव संकेत थे, वज़ीर-ए-आज़म को भी मिले थे और उन्हीं पॉजिटिव संकेत की वजह से वो कश्मीर भी आए हुए थे। और फिर इलेक्शन कमीशन का दौरा भी, चीफ इलेक्शन कमीशन का दौरा, और फिर जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस, और फिर उसमें साफ तौर पर ये न कहना कि अभी इंतखाबात का मौसम नहीं है, इंतखाबात का वक्त नहीं है, बल्कि ये कहना कि हम बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो है बहुत कुछ कम सुन लेकिन इसके नतीजे बहुत से निकाल, या हम उसको उस तरह से ले रहे हैं। और इलेक्शन कमिश्नर ने कल जम्मू में आके, अगर इलेक्शन की कोई तारीख नहीं दी है, लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो बनता जा रहा है, जिस तरह से सियासी तजिया निगार बात करें, उसमें यही बात निकल कर के हो सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म का जिस तरह से यहाँ शानदार इस्तकबाल हुआ, जम्मू में शानदार इस्तेमाल हुआ, तो उससे वज़ीर-ए-आज़म के जो मनोबल, इसे हिंदी में कहते हैं इंथुजियाज्म, एक बड़ा बहुत पॉजिटिव हो गया है। तो सबको देखते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने दिल्ली में बता दिया कि जाओ भाई, जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों भी करा रहे हो। तो इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर, जिनका पहले से दौरा जम्मू कश्मीर का था, वो जम्मू कश्मीर आए, राय ली, और इस राय के बाद आने वाले वक्त में चुनाव के हवाले से अपनी फैसला, जो सियासी तजिया निगार कहते हैं कि पॉजिटिव ही होगा। यानी एक ऑप्शन जो छोड़ा गया है कि हाँ बातचीत हो सकती है, और बातचीत में ये फैसला भी आ सकता है
कि इलेक्शन एक साथ कराए जाने, असेंबली और लोकसभा के इंतखाबात एक साथ कराए जाए, क्योंकि कुछ पार्टीज की जानिब से सनम ये भी कहा जा रहा है कि कई सारे नुकात उठाए गए। एक तो सिक्योरिटी का कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर अभी सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक है तो कब खराब हो जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। टूरिज्म का सीजन आने वाले वक्त में है और यात्रा भी आगे हैं, ऊपर से 31 सितंबर की तारीख जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की है। तो इस नुक्ते नज़र से माना जा रहा है कि यही जो लोकसभा के आखिरी मराहिल हो गए इंतखाबात की, तो उसमें शायद जम्मू कश्मीर के इंतखाब भी होंगे। देखिए बिल्कुल पॉइंट्स बहुत से हैं जो इन पॉइंट्स के आसपास जम्मू कश्मीर का सारा असम्बली का इंतखाब घूम रहा है और इनमें सबसे बड़ा पॉइंट है सिक्योरिटी यहाँ का, और उसके साथ साथ बड़ा पॉइंट जो है वो सरकार इस साथ बड़े दावे करे कि इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, बिजनेस। तो जब बिजनेस, टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट की सरकार दावे करती है तो उसमें इलेक्शन करते हुए, चूंकि इलेक्शन में ये प्रोसेस डिरेल हो जाती है, नेचुरल है, ये दुनिया के अमेरिका जैसी स्टेट में हो जाती है, तो जम्मू कश्मीर में ऐसा ना होना, तो फिर ये सारा डिरेल सरकार होने नहीं देना चाहती है। थोड़ा सा मई जून में जो वक्त लगता है, अप्रैल मई में, तो वही लगेगा। उसके बाद टूरिज्म है, उसके बाद यात्रा है, उसके बाद ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का, उस पर बात की जा सकती है। तो इस हवाले से भी खबरें निकल के ये आ रही हैं कि लास्ट फेज जो पार्लिमानी, चूंकि ये फेज वाइज होगा, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट फेज में होंगे, तो कोशिश की जाएगी कि इलेक्शन कमीशन ये तय कर रहा है या ये सोच रहा है, सोच रहा है कि लास्ट फेज जो इलेक्शन है जम्मू कश्मीर का, वो पार्लियामेंट का लास्ट फेज में रखा जाए और साथ साथ में उसके असम्बली का भी किया जाए। कुछ थोड़ी सी सिक्योरिटी, ज़्यादा तो लानी नहीं पड़ेगी, थोड़ी सिक्योरिटी कुछ और रियासतों से अगर मंगवानी भी पड़े तो मंगवाई जा सकती है। तो लास्ट फेज में इंतखाबात के लिए सियासी तजिया निगार बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में असम्बली और पार्लिमानी दोनों इंतखाबात की तारीख में मोहर लग सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज पूरी जानकारी देने के लिए और अपना नुक्ते नज़र रखने के लिए कि चांसेस हैं कि आखिरी मरहले के अंदर जब लोकसभा के इंतखाबात जम्मू कश्मीर के अंदर हो और उसी दौरान यहाँ जो विधानसभा जिसे असेंबली इंतखाबात कहते हैं वो भी हो सकते हैं। हालांकि अभी इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की मुहर लगना इस पर बाकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अंदर इस पर सोच विचार लगातार जारी है। इधर सज्जाद गनी लोन जिनकी पार्टी है पीपल्स कॉन्फ्रेंस, आज उनके सदर दफ्तर पर श्रीनगर में आज एक ज्वाइनिंग हुई है जिसमें मुख्तलिफ समाजी कारकुनों ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया है। और इस दौरान फैज़ डजू सोशल एक्टिविस्ट जो दोबारा पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत उन्होंने इख्तियार की, इससे पहले भी थे लेकिन कुछ देर के लिए बाहर चले गए थे, लेकिन उस दौरान जब सज्जाद गनी लोन ने बात की तो बात PAGD की उन्होंने छेड़ी और उन्होंने कहा कि PAGD एक अलायंस था जिसमें मैं भी था और मुझे पहले ही समझ आया था कि ये अवाम के लिए नहीं है बल्कि ये अपने आप को एम्पावर करने का अलायंस था, यानी इशारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारी बातें नहीं की है जो वहाँ पे मैंने देखी है। उमर अब्दुल्ला की तरफ इशारा करते हुए, हालांकि नाम न लेते हुए, सज्जाद गनी लोन ने कहा कि सीट शेयरिंग पर जो बयानात आ रहे हैं ये तकब्बुराना मिजाज है और आप उस अंदाज से वो बयान दिया जा रहा है जिसमें तकब्बुर कूट कूट के भरा हुआ है। साल पहले समझ आई थी कि ये अलायंस जो है ये लोगों का अलायंस नहीं है, ये लोगों के लिए कोई अलायंस नहीं है, ये अलायंस एक एम्पावरमेंट का, अपने आप को रेलेवेंट बनाने का अलायंस है। तो मैंने पहले भी बोला और एक आप देखिए, मैं तब भी जब वहां था मैंने काफी सारे बातें नहीं बोली, मैंने तब बात नहीं की, तो मैं आज भी कोई ज्यादा नहीं, लेकिन जो ये मतलब जब मैं वहां था, जो मेरा टाइम वहां गुजरा, फुल ऑफ दे आर एरोगेंट पीपल, लुक एट द वे दे आर टॉकिंग, लुक एट द वे। तो जो उनका ये है, उनके जो ये सीट शेयरिंग पर जो उनके जो दे रहे हैं स्टेटमेंट्स, इट्स ऑल लीक्स ऑफ एरोगेंस। सज्जाद गनी लोन यहीं पर नहीं रुके बल्कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि CAA डिस्क्रिमिनेशन पर मबनी है
मजहब की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, कोई इम्तियाज नहीं होना चाहिए, जुल्म को जुल्म के जावे से देखा जाना चाहिए, न कि जुल्म को मजहब के जावे से देखना चाहिए। ये सजाद गनी लोन ने कहा। हमें लगता है वो डिस्क्रिमिनेटिव है, राइट। जो ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स बेस्ड ऑन ह्यूमन बीइंग्स होता है, नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन। सो इफ यू फील अगर परसिक्यूशन है, एवरी ह्यूमन बीइंग has a feeling of being persecuted, or any human being can have a feeling of being persecuted. And I don't think persecution should be defined by religion. Persecution should be defined by persecution. नहीं, हमें लगता है वो डिस्क्रिमिनेटिव है, राइट। जो ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स बेस्ड ऑन ह्यूमन बीइंग्स होता है, नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन। सो इफ यू फील अगर परसिक्यूशन है, एवरी ह्यूमन बीइंग has a feeling of being persecuted, or any human being can have a feeling of being persecuted. And I don't think persecution should be defined by religion. Persecution should be defined by persecution. सीपीआईएम के लीडर और कुलगाम के साबिक एमएलए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का बयान आया है। तारिगामी ने बयान रेलवे जो लाइन बिछाने का मंसूबा है साउथ कश्मीर के कुछ इलाकों के अंदर, जिसमें कुछ बागात को नुकसान पहुंच रहा है, एक जगहों पर रिहायशी इलाके भी इसके जद में आ रहे हैं, तो उसके हवाले से मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का कहना है कि रेलवे आमदरफ्त का एक बड़ा वसीला ज़रूर है, लेकिन ख्याल ये ज़रूर रखना चाहिए कि जो बागात अभी फल दे रहे हैं, जो किसी के लिए रोज़गार का जरिया है, वो मुतासिर ना हो जाए। उन्होंने रेलवे अथॉरिटी से अपील की है कि सर्वे के दौरान इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए, कोई रेगुलरली न किया जाए और अवामी मफाद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। रेलवे का मकसद है आम शहरियों को और सहूलियात मिले मार्केट तक पहुंचने के लिए, अपने कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए आमदरफ्त का एक बड़ा वसीला है। लेकिन इसके साथ ही ये भी सवाल है कि उन्हें नुकसान न हो। जो बागात अभी फल दे रहे हैं, जिस पर इनका इन्हिसार है रोजगार का, अपने अयाल को पालने का, वो मुतासिर न हो, कम से कम मुतासिर हो। तो इसी वजह से हमारा मुतालबा है रेलवे अथॉरिटीज़ से कि सर्वे करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए। ये कश्मीरी में इसे कहते हैं खुशमुश तरीके से नहीं होना चाहिए, रेकलेसली नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ हमारा मुतालबा है एडमिनिस्ट्रेशन से ज़िली सतह पर भी और रियासती सतह पर भी कि वो ये सिलसिला है उसको मॉनिटर कर लें और कोशिश ये कर लें कि आम लोगों को एतमाद में ले, उनके कंसर्न्स की शुमारी हो, उनको ध्यान में रखा जाए और ताकि लोगों को आसाइश मुयस्सर हो, तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। ये जिम्मेदारी है महकमे रेलवे की भी। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए। वक्फे के फौरन बाद हाजिर होते हैं, आप बने रहे। कश्मीर पुलिस पूरी तरह से मुतहरिक हो गई है और आए रोज़ इस हवाले से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी पुलिस के सरबराह RR स्वैन की जानब से बड़ी शिद्दत के साथ बयानात भी दिए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इस हवाले से जो अब प्लानिंग अपनाई जाती है उससे जो इकोसिस्टम है इस ड्रग पेडलिंग के लिए उसको ख़त्म किया जा रहा है। इस हवाले से डायरेक्टर जनरल पुलिस जो आज पुलिस ड्रग डिटेक्शन सेंटर, रिहैबिलिटेशन सेंटर और मेंटल हेल्थ सेंटर छनी जम्मू के अंदर एक तकरीब में मौजूद थे, उस मौके पर जब उन्होंने यहाँ मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि जिस तरह पुलिस ने मिलिटेंसी के इकोसिस्टम के खिलाफ बैक वक्त कार्रवाई की और मिलिटेंसी को कम कर दिया है, वैसे ही अब जम्मू कश्मीर पुलिस ड्रग्स के इकोसिस्टम के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पहले चर्च हुआ करता था लोकली, जो एक इलाका इस तरह का चैलेंज था, लेकिन उसके ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस जो नहीं थे, वो महदूद कॉन्सिक्वेंसेस थे, ये पुलिस सरबराह का मानना है। लेकिन अब हार्ड ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है और हार्ड ड्रग्स में उनका कहना है कि हेरोइन और ब्राउन शुगर का इस्तेमाल हो रहा है और ये ब्राउन शुगर और ये हेरोइन जो है ये ज्यादातर सरहद पार से आता है और उन्होंने कहा कि ये एंटायरली हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है जो अभी सरहद पार से ये हेरोइन और ब्राउन शुगर सप्लाई जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है।
उन्होंने कहा कि इस हवाले से जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से मुतहरिक है और कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जा रही है जिससे इस ड्रग्स को मुकम्मल तौर पर काबू किया जा सके। ये हम इसको, जैसे हमने टेररिज्म में, यूएपीए में हमने टेररिस्ट के खिलाफ जिस लेवल पे कार्रवाई करते हैं, और एक हमने, आप लोग सब लोगों को पता है कि उसमें एक बहुत विजिबल इम्पैक्ट आया है जब हमने टेरर इकोसिस्टम के खिलाफ काम करा। हमने वहां पे क्या करा, हमने ये कहा कि जो चलाने वाला बंदा है या जो रिक्रूट है उससे परे गए हम, उसको पूरी इकोसिस्टम पे जो उसको साथ देता रहा, जो उसको बरगलाया, जो उसको लाया, जो उसको हथियार देने में मदद करी, जो इसको छिपाने में मदद करी, वो सारों का निशानदेही करके उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू करी हमें, और उसमें एक इम्पैक्ट आया, फर्क आया। इस सेम स्ट्रेटेजी में म्यूटेंटिस म्यूटेंटिस मेथड में, मतलब थोड़ी सी तो उसमें तबदला होगा, पर वही अप्रोच रहेगा। हम यहाँ पे हमारा अप्रोच मोरलेस वही रहेगा कि जो एडिक्ट है वो हमारे लिए विक्टिम है, पर उसको हर लिहाज से जो उसको सपोर्ट करता है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो मुझे हमें लगता है कि विद टाइम वी शुड बी एबल टू सक्सेस। इससे पहले हमारे पास जो चरस बेस्ड था, कैनबिस की जो थी, वो एक डोमेस्टिक होम ग्रोन चैलेंज थी और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस सब लोगों को पता है वो लिमिटेड थी। अब जब ये हार्ड ड्रग्स की तरफ चला गया, जिसमें हम हेरोइन और ब्राउन शुगर की बात करते हैं, इसका चैलेंज इसलिए आ रहा है कि क्योंकि वी हैव बॉर्डर, और ये ज्यादातर हम वेस्ट में हैं, और इसीलिए पाकिस्तान के बॉर्डर होने के नाते एंटायर चैलेंज कम्स फ्रॉम दी अक्रॉस द बॉर्डर एज फार एज द हेरोइन इज एंड ब्राउन शुगर इज कंसर्न। कितना ग्रेव है, कितना एडिक्ट है, इसके आंकड़े जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। पुलिस के तो 10 हैं, 10 हैं, और इसमें जैसे मैंने कहा कि प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें हैं, वो भी आए हुए हैं। अब चैलेंज ये है कि द डिमांड ऑफ अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ द एडिक्शन बहुत ज्यादा है और ये कम पड़ रहा है। नाज़रीन, वाटरमेलन को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है। बाज लोग ऐसे भी हैं जो माह रमजान के अंदर शिद्दत की प्यास के बावजूद भी वाटरमेलन को कंज्यूम नहीं कर पाते, क्योंकि एक डॉक्टर साहब की जानब से समाजी राब्ता साइट एक्स पर जब पोस्ट किया गया है कि आज सीजन नहीं है वाटरमेलन का, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस पे इंजेक्ट किया जाता है कुछ केमिकल, जिसकी वजह से इसके अंदर रंग आ जाता है और ये एक जहर आलूदा और ऐसी चीज़ बन जाती है कि जिससे कैंसर जैसी मौलिक बीमारी भी हो सकती है। और उसके बाद पब्लिक के अंदर एक ऐसा नोशन चला गया कि लोगों ने न सिर्फ वाटरमेलन खाना ही छोड़ दिया, बल्कि काफ़ी तजब्जुब जो है वो अभी भी बरकरार है। लेकिन इस हवाले से जो ड्यूटी बनती थी वो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की बनती थी, और इस हवाले से फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जानब से जगह जगह पर अपनी टीमें रवाना की गई। और आज श्रीनगर के अंदर भी असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर की जानब से एक टीम रवाना हुई और उन्होंने कई एक जगहों पर सैंपल्स लिए, और जो वाटरमेलन के सैंपल्स हैं उन्हें टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी को भेज दिए गए। लेकिन इस दौरान जो असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर है यामिन नबी, उन्होंने जब गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि आवाम को पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जब एक पोस्ट समाजी राब्ता साइट पर आया एक डॉक्टर की जानब से, उसी का हमने नोटिस लिया, कॉग्निजेंस लिया और हमने कुछ नमूने लिए हैं। अलबत्ता प्रिलिमिनरी सतह पर हमें अभी तक ऐसा कोई सबूत या आसार नहीं मिला है कि जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि इन तरबूजों में कोई केमिकल इंजेक्ट किया गया है। नंबर 1, उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर अंदर यह डाउट भी क्लियर हो जाएगा जब इस हवाले से ऑफिशियली लेबोरेटरी की जानब से रिपोर्ट वाज़ेह आ जाएगी। ताहम उन्होंने इतना जरूर एश्योर किया कि हमें जब हमने फिजिकली देखा तो हमने नहीं पाया कि इस तरह इन्हें किसी तरह का इंजेक्ट किया गया हो। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि वाटरमेलन को यानी तरबूज को मसनवी तौर पर पकाया नहीं जा सकता है, यानी इससे राइप नहीं किया जा सकता है, यह उनका कहना है। उन्होंने कहा कि हाँ, इसमें जरूर जो कलरिंग की जा सकती है, कलरिंग इंजेक्ट की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर आज इसका सीजन नहीं है तो फिर कोई ड्रग
या कोई केमिकल इसमें डाला जाए कि जिससे ये पक जाए। और इस हवाले से उन्होंने कुछ खदशात को दूर करने की अगरचे भरपूर कोशिश की, ताहम उन्होंने साथ भी यही कहा कि इन खदशात को मुकम्मल तौर पर तभी खत्म किया जा सकता है जब लेबोरेटरी से रिपोर्ट आ जाएगी, वो 2 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी। जो सैंपल उठाए हैं वो है एनालिसिस के लिए भेजे हमने, और वी आर एक्सपेक्टिंग बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो हमारे पास रिपोर्ट्स आएंगी और सब कुछ क्लियर हो सकता है इंशाल्लाह। तो प्रिलिमिनरी कोई ऐसी जो एविडेंसेस है वो ग्राउंड लेवल पे तो नहीं मिली है, लेकिन टू क्लियर द डाउट्स हमने जो डीप एनालिसिस के लिए जो हमारी स्टेट की फूड लेबोरेटरी है हमारी, वहाँ पे हमने सैंपल्स भेजे हैं, उसकी एनालिसिस हो रही है हायर इक्विपमेंट पे, ताकि सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाए, आगे इन 2 दिनों में हो जाएगा क्लियर। लोग पैनिक है, क्या कुछ आप आश्वासन देना चाहते हैं लोगों को? तो देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब तक मेरे पास कोई एनालिसिस रिपोर्ट नहीं आएगा जो हमारी लेबोरेटरी से है, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसको। तो प्रीलिमिनरी आप एक फिजिकल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इसको वाटरमेलन को कैसे हम देख सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल राइपन है या इसको कोई चीज पंप किया गया हो। पहले तो ये चीज है कि वाटरमेलन आर्टिफिशियल राइपनिंग नहीं होती है। हाँ, कलर इंड्यूशन हो सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल राइपनिंग नहीं पॉसिबल है। इसका एक साइड जो है वाटरमेलन का वो डीप येलो होता है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये हेवी फ्रूट होता है, ये जमीन पे उगता है, जमीन पे रेस्ट करके बड़ा हो जाता है, तो ये पीछे वाला जो उसका एक हिस्सा होता है वो रोशनी से परे रहता है, तो उसका एक इम्पैक्ट जाता है येलो का। जितना येलो ज्यादा होगा तो उतना मेरे ख्याल में ये जो है अंदर वाला जो पल्प है वो पका होगा, मतलब वो कच्चा नहीं होगा, सो वो मैच्योर होगा और उसकी जो कटिंग की होगी वो मैच्योरिटी पे की होगी। हाँ, अब कोई अगर छोटा मोटा होता है जिसको इमैच्योरली जो काटा जा सकता है, तो उसका स्टेनिंग जो पीछे है वो कम होता है, लेकिन वो अंदर से फिर कलरफुल नहीं और मैच्योर नहीं निकलेगा। तथाच बनाची स्वाश कोच पहमत, ये हम फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑन द फिजिकली ऑब्जर्वेशन है। लेकिन जो एनालिसिस है वो दूसरी चीज है, वो पल्प का एनालिसिस करते हैं, उसमें कोई पेस्टिसाइड रेजिड्यू तो नहीं है, कलरिंग एजेंट तो नहीं डाला गया है, उसकी तजज़िये के लिए उसको क्लियर डाउट करने के लिए। नाज़रीन, बिजली को लेकर अवाम काफ़ी परेशान है। अवाम कहते हैं कि बिजली है ही नहीं, लेकिन फीस को डबल कर दिया गया है, फीस में इजाफा कर दिया गया है। और इस हवाले से गुजर बस्ती त्राल के लोगों ने आज त्राल के अंदर एहतजाज किया और उन्होंने भी महकमा बिजली की जानब से बिजली फीस में इजाफे को लेकर आज एहतजाज किया। गुजर बकरवाल तबके से वाबस्ता लोगों की बड़ी तादाद PDD सब डिवीजन के अहाते में जमकर उन्होंने एहतजाज किया और महकमा बिजली की सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि एक तो बिजली है ही नहीं और दूसरी जानब से बिजली फीस में इजाफा किया गया और ये गरीब लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी है। आपको बताते चले कि ये सिर्फ इस गुजर बस्ती का हाल नहीं है, बल्कि माह रमजान के इन मुतबर क़याम के दौरान शहर हो या गाँव हो, मुतअद्दिद जगहों से इस तरह की शिकायतें मासूल हो रही हैं। हमने बिजली बिल को लेकर बिजली बिल जो कि 220 थी, अचानक से इन्होंने जो है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि अचानक से बिजली बिल जो है 520 तक पहुंच गई है, 530 तक पहुंच गई है। ये कैसे हो गया? हम गरीब लोगों के साथ, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि ये PDD डिपार्टमेंट कर क्या रहे हैं। हमारे DC साहब कहाँ सोए हुए हैं, हमारे LG साहब कहाँ सोए हुए हैं। पिछले इस महीने में तो हमने बिल्कुल यूज ही नहीं किया पावर। शेड्यूल के हिसाब से हमें अगर 4 घंटे पावर मिलना था, आधा घंटा पावर मिला है। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये चीजें हम इस्तेमाल करते ही नहीं है। 0 वोल्टेज हमें बिजली, हमारी मेरे पास फोटोज अवेलेबल है, जियो टैग फोटोज उठाए हुए हैं, वो देख ले आप। मैंने ट्वीट्स किए, हमने डी साहब को टैग किए, हमने LG साहब को ये रिक्वेस्ट की है कि हमें बिजली शेड्यूल के हिसाब से नहीं मिल रही है। फिर भी हमारा बिल जो है इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया अचानक से। वो सोए हुए कि क्या कर रही है हुकूमत, कर क्या रही है हमारे साथ। हम गरीब पसमानदा कौम गुजरू पे ये कौन सा जुल्म कर रहे हैं? बार बार हमारा गला काट रहे हैं। पिछली बार हमारा गला तो काट दिया है, अभी तो हम जिंदा लाशें बन के रह गए। हमारा शेड्यूल टाइम हमसे छीना गया, तो मुझे लगता है उसी का असर है, वही हम पे कर रहे हैं। बिजली महकमे के खिलाफ लोक सरापा एहतजाज और जज्बात में भी उन्होंने न सिर्फ नाराबाजी की बल्कि महकमा बिजली की तनकीद भी की है। स्पेशल रिपोर्ट में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।